मेरी माँ जी माँ बोल्या, लगाओ मेरी छम्मा, मेरी चादरी भेजा, लगाओ मेरी छम्मा। कौन कहता है कि परिंदों की मंजिल नहीं मिलती। हर परिंदे की मंजिल मिलती है। कुछ लोग खामोश होकर अपना काम करते हैं और उनकी काम बोलते हैं। आज दर्शकों को मैं बताते चलूं कि हम लोग एक खास सीरीज पे काम कर रहे हैं और वो सीरीज है पद्म अवार्डी का, पद्म सम्मान से अलंकृत लोगों का। देश दुनिया के लोगों को हम इसमें जोड़ रहे हैं जिनको अलग अलग समय में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए सरकार ने उनको सराहा है और उनकी योग्यता को एक पुरस्कार के जरिए सम्मानित किया है। तो आज इस विशेष श्रृंखला में मिल रही है डॉक्टर माधवी बटवाल मैम। उत्तराखंड से आती हैं। उत्तराखंड विभूषण, उत्तराखंड भूषण, उत्तराखंड रत्न, न जाने कितने सम्मानों से सम्मानित हैं और इन्होंने संगीत और कला के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। उत्तराखंड की लोक संगीत को बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए लगातार कई दशकों से काम कर रही हैं और न केवल संगीत बल्कि एक लेखिका के तौर पे भी अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाया। तो आज इस बातचीत की श्रृंखला में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर माधवी जी का और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जीवन के जिन संघर्षों को जिया है, क्या उन संघर्षों से हम कुछ सीखें और उन संघर्षों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। स्वागत है मैम। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई, आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। आज भारत सरकार ने आपको आपकी योग्यता के अनुसार आपने अपने जीवन में जितने कार्य किए हैं उस कार्य की वो फलीभूत करते हुए उसका श्रेय आपको दिया है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई कि आपको ये सम्मान मिला। ये जो कला और संगीत है, जो आपने गढ़वाली संगीत पे बहुत काम किया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? थोड़ा अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ा सम्मान तो जो है मनुष्य को, क्या उसका जो है जो दायित्व होता है उसको निर्वहन करने के बाद जो मिलता है सम्मान, तो मेरा दायित्व भी वही था, लोक संस्कृति का संरक्षण करना संगीत के बल पर। और वो संस्कृति हमारी जो है लोकगीतों में अवस्थित है। तो ये सम्मान भी लोक संस्कृति को मिला और हमारे उत्तराखंड को मिला, पूरे भारतवर्ष को मिला। तो इसमें कोई अहम वाली बात भी नहीं है, लेकिन ये है कि जमीनी स्तर पर काम करके भी बहुत कुछ मिलता है और उसके लिए भी दरवाजा अवश्य खुलता है। हम अगर कोई काम कर रहे हैं और बिल्कुल निस्वार्थ कर रहे हैं, बिना घमंड के, कोई अहंकार नहीं है, अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, तो वो फलीभूत जरूर होता है। ऐसे ही जो है, क्योंकि समर्पित होकर करा जाता है। ऐसे मेरा जो है, मेरे बचपन से ही स्वाभाविक रूप से, हो सकता है इसीलिए जन्म हुआ होगा मेरा। हर मनुष्य का कुछ ना कुछ वो तो होता ही है, जन्म किस लिए दिया गया है, क्या है, तो ये कहा जाता है मतलब। पर मैंने फलीभूत होते हुए देखा है उसको, इसलिए थोड़ा सा दृढ़ होकर कह रही हूँ इस चीज को। जब मैं छोटी थी तो मैं पिताजी के मुंह से रामलीला के गाने सुना, फिल्मी गाने सुने, ऐसे सुनती रहती थी। तो मैं उनको भी गाती रहती थी। तो पिताजी बोलती थी कितना सुंदर गाती है, चाहे शब्द उतने बढ़िया नहीं बोल सकती थी मैं, पर गाती थी, धुन बहुत अच्छी, मतलब सुर में गाती थी। तो फिर हमारे यहाँ लैंसडाउन में जो है, लैंसडाउन में पढ़ी मैं, और वहीं मैंने शिक्षा भी ग्रहण करी। और तब फिर लैंसडाउन में जो है, जब एक कंपटीशन हुआ छोटे बच्चों का, 5 साल तक के बच्चों का, उसमें मैं और एक लड़की और माधुरी बटोला, हम दोनों का सिलेक्शन हुआ। फिर हम हमने उसमें डांस करा तो हम फर्स्ट आए। क्या उत्तर प्रदेश में उस समय था, उत्तराखंड। तब मेरे को जो है, मेरे को लगा कि हाँ ये अच्छी चीज है। तब बच्चा ही ठहरा है ना, जब उसको कुछ करोगे तो भाई वो उसकी गोद में जाएगा, है ना। तो वैसे उत्साह बढ़ता है। तो फिर मेरा एडमिशन हुआ, फिर उसमें पढ़ती रही। लेकिन फिर बहुत सारे कंपटीशन
में भी हमेशा प्रथम ही आते थे हम लोग। और फिर बहुत सारे गाने भी सीखे थे, इतने अच्छे हमारे। ऐसा होता था कि हमारे यहाँ जो बड़ी बहनें होती थी, बड़ी लोग होते थे, तो वो छुप के छोटे बच्चों को अपने जो अंदर उनके होता था ना गुबार को उन बच्चों के द्वारा निकालते। तो मुझे भी एक थी सतु दीदी, तो उन्होंने भी मेरे को डांस सिखाती थी चुप करके, मतलब कि चुप रह, मैं सिखाऊंगी। तो उसने मेरे को सिखाया होगा, तो तभी से सिखाती। तो फिर जो है जब मैं 6ठी क्लास में आई ना, तो फिर मेरे पिता ने कहा कि बेटा, वो बेड़ियां मेरे पैरों में भी फंस गई, है ना। तो पिता ने कहा कि बेटा अब बिल्कुल स्टेज पर नहीं जाना, कोई गाना वाना नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते, मेरा जो है बहिष्कार हो जाएगा समाज से, इसलिए बिल्कुल नहीं गाना। तो मेरे को ना बुखार आ गया बहुत तेज, बोल तो सकी नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी से थोड़ी डरती भी थी, जरा गुस्से वाले भी थे ना पिताजी, तो वैसे भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, होता ही नहीं। और माँ से मैं सब बातें बोलती थी, तो माँ ने सोचा तब हमारे जो प्रिंसिपल थे वो हमारे घर में पिताजी को बोला कि आप जो है माता सरस्वती का तिरस्कार कर रहे हैं जी, मैं आपकी कुल देवी माता राजराजेश्वरी है और आप दूसरी माता का तिरस्कार करें। इतना बड़ा वरदान आपको माता ने दिया है और आप इसका मुंह बंद कर दिया, आप इसको ऐसे करो, क्लासिकल तो आपको पता है ना क्लासिकल सिखा सकते हैं, तो आप इसको बाहर ले जाइए, इसको क्लासिकल सिखाइए। ठीक है, फिर आप उनके कहना मानेंगे, पर पिताजी ने उन्होंने भी मेरे साथ जो है जी, मतलब मेरी बात को मान करके, और कितना संघर्ष करा उन्होंने भी मेरे साथ, क्योंकि बहुत प्यार करते थे मुझे बहुत ज्यादा। तो तब ले गए वो मेरे को कभी नदियाबाद, कभी कहीं बाहर ही ले गए, और वहां पर उन्होंने कहा 4 दिन के लिए लाया हूँ बेटा, 40 दिन का याद करके जाएगी। क्या बात। तब सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे मैं जो है रियासी करते रहती थी वहाँ, और फिर सीख के फिर लैंसडाउन अपने यहाँ आई, और फिर हमारे यहाँ जहाँ एक होता है हमारे यहाँ ढैपुर, ऐसे एक कमरा है, कमरे के ऊपर एक छोटा सा मतलब ढक्कन सा लगा दिया जाता था, ऊपर जो है उसमें सामान रखा जाता था, वहाँ अंधेरा। अच्छा हाँ, तो और वो क्यों बनाया जाता था? वो सामान रखने का। अच्छा है ना, ठीक है। तो अब मेरे को बोलती थी कि वहाँ जाके प्रयास कर ले, आवाज बाहर नहीं, और ये भी कहा कि अगर तू ही जो है ना कहना नहीं मानेगी, तो फिर मेरा तो तिरस्कार होएगा समाज से, तेरी बहन को क्या होगा, इसलिए बेटा तू जो है जैसा तू करेगी वैसा वो बहन करेगी, बिल्कुल, है ना। और तू इंजन है कि आपके नक्शे कदम इंजन है, तू बड़ी है, बड़ी होके रहना, और इंजन है। तो उन्होंने तभी मुझे बड़ा बना दिया ना। अगर मेरा कुछ मन भी करा तो नहीं करूंगी, अगर मैं करूंगी तो छोटी वाली बोली, कभी कहीं ना तो खेलने गई। और कितने भाई बहन थे? हाँ, उस समय तो खैर कम थे, लेकिन फिर बड़े। हाँ, तो फिर जो है ये फिर मैंने चुपचाप से याद करा। फिर जो है एक चीज और भी होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी को बुरा बनना चाहता है। आज जो है हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, कि कई अगर बुरी नहीं बनती तो आज रावण जिंदा होता, उसको बुरा बनना, उचित सवाल, उसको बुरा बनना पड़ा समाज के कल्याण के लिए। तो वैसे ही हो सकता है मेरे ताऊ जी, है ना, उन्होंने लोहा लिया, उन्होंने हो सकता है उनको ईश्वर ने इसीलिए भेजा होगा, यही वाणी करने के लिए, मेरा जीवन सुधारने के लिए, मेरे को एक लक्ष्य प्रदान करने। तो वो अपने सर्विस पे जा रहे थे, उसमें मैं 4-5 साल की, 3-4 साल या 4-5 इतनी रही होंगी। तो उन्होंने जा रहे थे, उन्होंने सबको पैसे दिए, और मेरे को जैसे देने लगे ना, कहने के मेरे भाई की तो लड़कियां हो रही हैं, इधर उधर पैसा देगा उनको, मैं अपनी लड़की को मास्टर भी बना। अच्छा हाँ, तब जब रियाज बंद हो गया उसके बाद टॉर्च से न, फिर मेरे पिताजी मेरे कमरे का ना वो लैंप बंद करके चला, ये लड़की पागल हो जाएगी ना, हाँ इसको संभाल ले, ये तो बहुत पागल हो जाएगी, रात 12 बजे तक पढ़ने लगी। अतः मैं क्या करती थी, रजाई ओढ़ी, ठंडा होता था अब उसके अंदर टॉर्च से पढ़ती। अच्छा क्या ना, मेरी बहनें अभी तक मतलब बोलती हैं ये सब चीजें। वो जुनून था पढ़ाई को लेकर, संगीत को लेकर, वो हॉबी था, शौक भी था, हॉबी इसलिए था कि शादी हो जाएगी, और शौक इसलिए था कि मेरे को छोड़
मना न कर दें, ये दोनों चीजें थी। तो बोलते हैं जिसको लगी डर उसका बना खाए, और जिसको लगी डर वो गया मर। दोनों चीजें मेरे साथ जी जी है ना। तो फिर मैंने जो है बहुत लोहा लेकर के बिल्कुल एक सूत्री कार्यक्रम, मुझे ना राइफल भी बहुत अच्छी लगी। अरे वाह, चलाती हैं आप? हाँ, शूटिंग? हाँ। और तो उसके बाद जो है ये लैंसडाउन में तो प्रकृति ने काफी खूबसूरती दिखेगी है। और चारों तरफ जो है अनुशासित नगर है, वो डिफेंस का भी है, डिफेंस का अनुशासित नगर है, तो स्वयं अपने आप में ही वो चीजें आ जाती हैं। लेकिन सवाल ये है ना, जब आप इतनी चुनौतियों से लड़ती हैं एक महिला होते हुए, आप उस दौर की बात कर रही हैं जब शायद महिलाओं के लिए बहुत सारी बंदिशें थी, वो बाहर नहीं निकल सकती थी, स्कूल में दाखिला नहीं होता था, उन तमाम संघर्षों को जीते हुए, चुनौतियों से लड़ते हुए आप बढ़ी, ताकत कहाँ से मिलती थी, कहाँ से इतनी प्रेरणा कि नहीं करना है, जो ठाना है वो करना है? ऐसा है कि जुनून अगर किसी चीज का है ना तुम्हारे अंदर, घमंड नहीं होना चाहिए जी। अगर किसी चीज को पाने की तुम्हारी इच्छा है, तो मेरे पिताजी बोलते थे कि तुलसी कर पर कर रखो, करतर करना करो, जादिन करतर कर करो, तादिन मरण करो। क्या बात। तो आज तक मैंने कभी ऐसे नहीं करा, है ना। तो वो भी मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। फिर वो मेरे से बोलते थे कि बेटा इंजन है, हाँ मैं ही अगर अपने को डील कर देंगी तो फिर वो ट्रैक क्या होगा। दूसरी माँ, अगर मेरी बहनों को अगर खेलने जाना है नीचे, तो माँ से बोलती माँ हम खेलने जाए, तो बोलती थी मुझे उससे पूछ। अच्छा, हाँ आता मेरे पास आता, मैं बोलती नहीं जाना, इतनी देर में आई 6 बजे घर में पहुंच जाना। अच्छा, बड़ी बहन होने का ये फायदा था। तो मतलब जब दूसरे के लिए हम वो बन रहे हैं, भूमिका में हम निभा रहे हैं भूमिका, तो पहले खुद चलना पड़ता है। दूसरे को उपदेश देना बहुत सरल है, लेकिन खुद चल करके उपदेश तब वो अपने आप से ग्रहण करता है। मेरी बहनें आज भी मुझसे देख के डरती है, कोई प्रिंसिपल होगी रिटायर हुई, कोई कहीं रिटायर हुई, लेकिन आज भी मुझसे देख के डरती है। आपने वो एक वैल्यू सिस्टम, वो संस्कार, वो डिसिप्लिन डाला उनमें, और वो डिसिप्लिन आज तक चलता है। हाँ, और ये भी देखा कि प्यार भी था, वो भी अब वो समझती हैं और बोलती हैं, तो मुझे मतलब लगता है कि देखो ये उसको कोई भी जीवन में कोई भी बात होती है तो उसको उसमें मनन करना, बुढ़ापे तक भी मनन करता है वो, जी है ना। जरूरी नहीं है कि उस समय उसको समझ में आ जाए, उस समय वो हो सकता है मुझे बुरा भी बोलती होंगी, ये बहुत समझ रही है अपने आप को, बोलते हैं है ना, लेकिन किसी को सुधारने के लिए बुरा करना पड़ता है ना। और जब मेरे को तनख्वाह उस समय मिलती थी, मैं सारी तनख्वाह तो जमा कर देती थी उसमें पोस्ट ऑफिस में, और उसमें से 10 रुपए निकाल करके और उससे लाती थी मैं काजू, मुझे बहुत पसंद है। और मैं क्या करती थी, काजू लाके सारी बहनों को बांट देती थी, अपने दो खा लिए बस करना। तो बोलती थी कि ऐसे क्या भैया, उसको क्या होता था कि वो भी हमको ही बांट देती थी और खुद तो खाती थी। तो ये होता है, दूसरे लिए जीना, बहनों में प्यार भी था, दूसरे को लिए जीना, अपने लिए जिए तो क्या किए। बिल्कुल, ये जिंदगी है जमाने की। क्या बात है, हमारे दर्शक सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि दूसरों के लिए क्या जीना तो जीना। बिल्कुल। और एक ये भी, इसको भी मैंने सामने रखा कि बर्बादियों का जश्न मनाना फिजूल है, क्या है ना, हर कुफ्र को धुएं में उड़ा। वाह, अगर मैं कुफ्र को लेके चलती रहूंगी ना, मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मुझे सारी नेगेटिविटी को, बिल्कुल, अगर तुम्हें कोई किसी की चीज बुरी लगती है तो उसको इस कान से सुनो, इस कान से उड़ा दो, और तुम्हें अच्छी लगी तो नीचे आप रिटेन करो उसको। हाँ, तो इस तरह से जो है, जब मैं म्यूजिक टीचर बन के आई, कल की लड़की ये मधु कहाँ जा रही है भाई, ये साड़ी पहन के कहाँ जा रही है यार, ये आसपास के लोगों का ये नजरिया, साड़ी पहन के कहाँ जा रही है। वो भाई साहब मुझे अब बताते हैं कि हम हैरान हो जाते थे उससे ना। तो अरविंद भाई साहब है, अरविंद जुयाल भाई साहब, उन्होंने अब बताया मेरे को कि हम सोचते थे ये लड़की को क्या हो गया, ये रोज साड़ी पहन के कहाँ जा रही है। तब पता लगा हमें कि गाना बजाना भी एक विषय होता है। अच्छा, तब सबको पता लगा उस दौर में गाना बजाना विषय होता है। तो मतलब ये है ना कि दो विपरीत परिस्थितियों को जो है, रूढ़िवादिता को और संगीत को एक साथ सूत्र में बांधने के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ता है और सकारात्मकता भी लानी पड़ती है, खुद उसमें चलना पड़ता है, तब होता है। एक नदी बह रही है, उसमें कोई पार नहीं हो रहा है बेचारा, कितने भी वो है उसमें पार नहीं हो रहा है, लेकिन एक ऐसा आदमी आता है कि उसके पास पुल लगा देता है, तो उसमें चींटी राहें आसान हो जाती है। तो वही पुल का काम करना पड़ेगा इंसान को। अगर किसी के जीवन में तुमने खुशहाली लानी है तो हजारों बच्चों को क्या हजारों आज कहाँ है वो, एक से एक उनको हर तरह से हर सफलता के वो, और उसमें जो है
मतलब बहुत सारी टीचरें मेरी ऐसी भी हैं, ऐसी भी रही हैं, थोड़ा सा तेज स्वभाव की रही हैं और बड़ी उसे भी उनको शिष्य को अगर कुछ बनाना है तो उनको गुस्सा दिखाना पड़ेगा, चाहे उनका स्वभाव नहीं होगा। तो फिर जो है उनके पास जो है हमारी मैं देखती थी कि कोई लड़कियां उनके पास नहीं जाती थी और वो मेरे को माधुरी तरह तेरा पीरियड फिर और मैंने ये देखा कि मैंने उनके पास जाकर के मैंने बहुत कुछ सीखा, जिनको देख के बच्चे डरते थे और मैं उनके पास बहुत प्यार से क्या मैं उनके मेरे को मतलब ये सीखने की जो प्रक्रिया थी वो सतत और निरंतर चलती है। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जो है गाइड कैप्टन भी बनी। अरे स्कूल में हाँ स्कूल में गाइड कैप्टन भी बनी, क्या नहीं बनी मतलब। और उसके बाद जो है जब मैं फिर हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल आई थी कृष्णा व्यास, तो फिर कृष्णा व्यास ने जो है तब उन्होंने जो है आकाशवाणी नजरबाद में एक पोस्ट थी अखिल भारतीय स्तर की। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटू इधर माधुरी इधर कहने की इधर 24 घंटे तेरा काम बस एक ही काम है तेरा, धूप में अपना मुंह तूने पूरा जला दिया है और इन लड़कियों के चक्कर में चलो कुछ अपने लिए भी सोच लेगा, इधर सिग्नेचर कर मैं गलती क्या है कुछ नहीं, तू सिग्नेचर कर। वहाँ एक पोस्ट निकली है उसमें अप्लाई करने में तेरा सिलेक्शन होना है। इतना विश्वास था, इतना विश्वास था। तो मैं हम दर्शकों को बताते चले कि आज हम बातचीत कर रहे हैं बड़ी ही मृदुभाषी महिला से। दर्शक हमारे देख रहे हैं कितनी मधुर आवाज में इन्होंने अपनी पूरी समूची कहानी बताई है, इतनी विनम्रता के साथ। ये उत्तराखंड की माँ है और इन्होंने स्वयं इस बात को बताया कि कितने संघर्षों से आगे बढ़ी और उस जुनून को आज तक इन्होंने अपने भीतर रखा है। ये छुटपन में थी तभी इन्होंने एक खास तरह की व्यस्तता इनके अंदर आ गई थी, चूंकि पारिवारिक दायित्व था, घर में छोटी बहनें थी और उन तमाम चीज़ों को लेते हुए आगे बढ़ी। कहते हैं कि जब महिला आगे बढ़ती है तो हमारा देश आगे बढ़ता है। हमें फक्र है कि देश में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कला संगीत न जाने किन किन क्षेत्रों में वो धुआंधार प्रस्तुति से लोगों के लिए नज़ीर बन रही हैं। आज हम उत्तराखंड की एक माँ से मिल रहे हैं जिन्होंने लोक संगीत को बड़ी शिद्दत से सहेजा है और आगे भी सहेजेंगी। तो चलिए सुनते हैं कुछ एक गुनगुनाते हुए पल उनसे। बातचीत तो काफ़ी हुई है, तो मैं आग्रह करूँगी कि आप कुछ लोक संगीत के कुछ धुन, चूँकि आप वाद्य यंत्र भी बजाती हैं, मैंने सुना वो वाद्य यंत्र जो पुरुषों के लिए जिसमें दखल था पुरुषों का, महिलाएं कम आती थी, डमरू मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें थी ऐसी, कुछ हमारे दर्शकों को गुनगुनाए। तो मैं लोकगीत ही सुनाना चाहूँगी। जी जरूर। तो लोकगीत ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है अक्सर ज़्यादातर लोग आर्मी में ही हैं, तो वो कहती है उसकी पत्नी अपने आदमी से कहती है तुम ही चाहते रहते हो क्या, मैं नहीं चाहती तो तुम आपके पास घर में बैठो, मैं जाऊंगी बॉर्डर पे जाऊंगी। वो मल्हार करते हुए कहती हाँ, तो तब जो है वो कहते हैं कि झांगोरा को वोट गणेशी, झांगोरा को वोट, मैं चांदू लड़ाई सिपहणी, मैं चांदू लड़ाई सिपहणी, छोड़ मेरो कोटा, तेल की कढ़ाई सिपैजी, तेल की कढ़ाई, तुम रवा धो घर सिपैजी, तुम रावा धो घर सिपैजी, मैं चांदू लड़ाई, तुम रावा धो घर सिपैजी, मैं चांदू लड़ाई, झांगोरा को कोट कोट गणेशी, झांगोरा को कोट, मैं जादू लड़ाई सिपहणी, छोड़ मेरो कोटा। वाह वाह, बहुत सुंदर अद्भुत। ऐसा लगा जैसे साक्षात सरस्वती आ गई हूँ, विराजमान हो गई हूँ। हमने लोक संगीत सुना। अब आप देखिए बहुत सुंदर, कोई इसमें भाषा में कोई वो नहीं है, समझ सकते है ना कि तू छोड़ मेरा कोट, जी जी, है ना, मैं लड़ाई पे जा रहा हूँ। वो बोलती कि
तुम रहो, तुम घर में रहो और मैं जाऊंगी। तो ऐसे हैं लोग वीरांगनाएं। कहते हैं कि लोक संगीत जो है हमारी लोक परंपरा का हिस्सा होती है, और लोक संगीत में वो ताकत है कि वो व्यक्ति को और मनुष्य को पुनर्जीवित कर सकती है, उसको जोश से भर सकती है और उसमें ओजस्विता का संचार कर सकती है। संभवतः डॉक्टर माधुरी के गाने को सुनकर हमारे दर्शक भी एकदम जोश से भर गए होंगे, और खास तौर से उत्तराखंड के जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं निश्चित ही ये जो हमारी माँ है, इनका संदेश, इनकी मधुर वाणी उन तक पहुँच रही होगी, और मैं भी आह्लादित हूँ, आप भी आह्लादित होंगे। अच्छा मैडम, एक बात बताएं कि राज्य सरकार किस स्तर पे काम कर रही है अपने संरक्षण को लेकर, उत्तराखंड के लोक संगीत को बचाने को लेकर? क्या कुछ संस्थाएं खुल रही हैं जो बच्चों को आगे ला रही हैं? देखिए, ऐसा है कि राज्य सरकार के पास तो मैं कभी नहीं गई, इतना मेरे को टाइम ही नहीं था, है ना। अब अगर राज्य सरकार मुझसे बोलती है तो मैं जरूर साथ दूंगी, और मैं चाहती हूँ कि छोटे बच्चों से लेकर के, सबसे कठिन होता है छोटे बच्चों को सिखाना, छोटे बच्चों से लेकर के जब हम उस नए पौधे को सिखाएंगे तो वो अपने आप ही फलीभूत होगा। और जो महिलाएं हैं उनको विशेष रूप से, क्योंकि माँ ही जब घर में गुनगुनाती रहती है खाना बनाते समय, उसको बच्चे भी सुनते हैं, सब सुनते हैं, तो उसको अपने आप ही याद हो जाता है, और अपने आप पूछेगी माँ कौन, ये क्या गा रही हो तुम? तो बताइए ये गा रहे हैं भैया। मैंने तो ये देखा है, पंजाब गई मैं, आहा, मैंने कहा कितना प्यारा है पंजाब। वहां गई तो मेरे को ना वहां पर अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया, 12 बरसी कटन गया सी खटके नियंदा आटा, हे रे बुढ़िया ढक्के सो, ढाकर जादी ढक्के सो, लूण लिया दी ढक्के सो, आटू लिया दी ढक्के सो, चिमनी लिया दी ढक्के सो, गुंदा लिया दी ढक्के सो, माला लिया दी ढक्के सो, लोगों का नौना ढक्के सो, खाना छीन ढक्के सो, त्यारा नौना ढक्के सो, भूखी मना छीन ढक्के सो, हे रे बुढ़िया ढक्के सो, ढाकर जादी। ये हमारा लोग क्या बहुत कोई फर्क है क्या इसमें? ये लोकगीत आत्मा है, आत्मा है। दूसरी चीज ये है, हम उसको किसी सीमा में नहीं बांध सकते, क्योंकि इसमें पूरे विश्व की आत्मा, वसुधैव कुटुंबकम इसे बोलते हैं, और मैं उसको करके दिखाती हूँ, जैसे कि पूरा हिंदुस्तान बसता है मेरी इसमें। फिर मैंने भारत की लोक आत्मा एक वो बनाया था बहुत पहले, तभी मतलब मेरे मन में था ये, तो वो रूपक था, और वो आकाशवाणी से फिर दिल्ली से भी प्रसारित हुआ वो, तो उसमें पूरे हिंदुस्तान के लोक गीतों के मैंने इसके साथ जोड़ा, है ना। ये भी देखा मैंने कि गरबा गौराबा का गीत है, उसको डांडिया के साथ नृत्य किया जाता है, और वो गौराबा जब गौराबा से सीखने आती होगी वहाँ की राजकुमारी, लोक संगीत या कला प्रेमी रही होगी, तो यहाँ वहाँ की राजकुमारी आई होगी गुजरात की, तो उन्होंने सीखा होगा कहाँ, कैलाश पर्वत या वो ओंकारेश्वर में, तो वहां पर माता पार्वती सिखाती थी अपनी शिष्याओं को। तो उषा वहां से आए, उषा है ना, उषा बाणासुर की लड़की, उषा की गुरु भी वही थी, और बाणासुर तो स्वयं भगवान शंकर का भक्त था, तो उनकी शिष्या थी उषा, उसके नाम पर पड़ा है ना ऊखीमठ। अच्छा, श का ख हो जाता है लोक भाषा में, श का ख, ऊखीमठ है ना केदारनाथ साइड में, तो ऊखीमठ बोलते हैं। तो वहीं पर माता जो है चौफुल्ला चारों तरफ से प्रफुल्लित ऐसा नृत्य करती थी, और अपनी शिष्याओं को भी सिखाया होगा। तो वो गुजरात की रहने वाली, हो सकता है उसको उसके शब्द समझ में नहीं आए, या उसको नहीं जा सकी, धुन नहीं जा सकी, वो क्या ले गई रिदम, और वो रिदम किससे मिलता था, उससे डांडिया से, और डांडिया के साथ मिला दिया उसको। तब क्या हुआ, घोरंध्यारी रे गौड़ चढ़े माँ आवे तारे द्वार, राजा की बगवानी के की डाली बोली, राजा की बगवानी अमुआ डाली बोली, अंध्यारी रे गौड़ चढ़े माँ आवे तारे द्वार। क्या बहुत ये गुजराती मिला दिया गढ़वाली के साथ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि संगीत सरहदें नहीं देखती, वो प्यार से लोगों को जोड़ती है, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। और आज माँ ने साबित किया है अपने गायन शैली में, ये गुजराती भी गा रही हैं, ये पंजाब का भी लोक संगीत गुनगुना रही हैं, ये अलग अलग प्रदेशों के लोक संगीत को एक साथ एकाकार कर रही हैं,
तो निश्चित ही इनकी वाणी में जो हम वो एक अद्भुत वो महसूस कर रहे हैं भाव कि सरहदें जो है वो मापती नहीं संगीत। कहते हैं पहाड़ वही है ना, तो गौराबा तो वो शब्द लोग बोलते हैं, तो गौराबा का गौराबा गरबा जी गरबा बोलते थे, माँ ही है उसके मूल में, है ना। तो अपने आप ही बहुत अच्छा। फिर जब मैं देहरादून आ गई तो मैं देखा यार यहाँ तो भी कुछ तब फिर सब महिलाओं को अपने घर में आमंत्रित किया, उनको सिखाया, क्योंकि आकाशवाणी में रहने की वजह से इतना मेरे को फायदा हुआ। हर कोई हर जगह का मुझे जानता है, नाम से शक्ल से पहचान, हाँ पहचान थी। और उन्होंने कहा अच्छा दीदी क्या, जाओ दीदी क्या, दीदी बोलते हैं मुझे सब। तो चाहे वो चमोली गढ़वाल के हों, चाहे कहीं के भी हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे कहीं के भी हों, वो मेरे पास सीखने आते हैं महिलाएं। और वो कौन होती, माँ। इसलिए मैंने महिलाओं को ही चुना, क्योंकि वो ही गाएंगी तो वो जड़ है, वो उनके बच्चे उनकी बात सुनेंगे, है ना। और तब उनको मैंने सिखाया। इससे पहले कि हम कार्यक्रम समाप्त करें, डॉक्टर माधुरी माँ से मैं ये गुजारिश करूंगी कि वो एक संगीत के साथ, एक लोक संगीत के साथ कार्यक्रम की समाप्ति करें और फिर हमें इजाजत दें। जी, कोई एक आपका फेवरेट जो आपको पसंद हो? मेरे को सारे पसंद, कोई भी आप गुनगुना दें तो? सारे पसंद है मुझे। आजकल जो है ना बसंत ऋतु, जी जी जी, बड़ा बहुत अच्छा मौसम चल रहा है और आपने याद दिला दी। अब जो है अब चैत का महीना भी है, मायके की याद भी आ रही है। इनी गुरी डांडी लगाओ मेरी छम्मा, मेरी माँ जी माँ बोलिया लगाओ मेरी छम्मा, मेरी चादरी भेजा लगाओ मेरी छम्मा। अब तो आवागमन का साधन हो गया, 2 मिनट में अपने घर पहुंच जाते हैं हवाई जहाज से, है ना। लेकिन वो जमाना था, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि मतलब ये निगुरी, ये जो ऊंचे पर्वतों हो, कभी तुम क्यों इतने ढीठ बन के खड़े हो रखे हो तुम, मेरा संदेश मेरी माँ तक पहुंचा दो कि मेरी चादरी भेज दें, मेरे लिए कुछ खाने के लिए भेज दें। गाँव अपने जो चैत के महीने में जो दिया जाता है ना, मतलब बेटियां गुजारिश करें कि बहुत दूर उस जमाने की बात है जब आवागमन का कोई साधन है ना। तो अब तो सब कुछ है, तुम सब कुछ कर सकते। कितना संवेदनात्मक है ये संगीत, हाँ, ये लहजा, मतलब लड़कियां अपनी माओं के लिए गुजारिश कर रही हैं और पर्वतों से कह रही हैं तो मेरा संदेश पहुंचा दो। ऐसे लोकगीत है ना कि माता पार्वती का सौंदर्य वर्णन भी प्रकृति से किया, इसीलिए तो बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप बहुत अच्छी बातचीत रही डॉक्टर माधुरी मैम से, और इन्होंने बहुत सारे राज खोले, संगीत को कैसे संरक्षित किया जाए और लोक संगीत के साथ कैसे जुड़ा जाए, इस पे भी इन्होंने प्रकाश डाला। निश्चित ही हम इनकी जीवनी को, इनके कृतित्व को पुस्तकों में भी लाएंगे और आपसे रूबरू भी कराएंगे। बहुत मन आह्लादित है कि मैं आज एक लोक गायिका से मिल रही हूँ, एक माँ से मिल रही हूँ, उत्तराखंड के रत्न से मिल रही हूँ और आप सभी को उनसे रूबरू करवा रही हूँ। बहुत आभार, बहुत बहुत मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द कम है कि आपने हमें इतना समय दिया और अपने इतना प्यार दिया, हमसे बातचीत की और आपने लोक संगीत को इतने सहज भाव में परोसा। बहुत 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 धन्यवाद।